नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने उपचुनाव में टिकट के लिए जोर लगा दिया है। उपचुनाव में हाटपिपलिया से टिकट की मांग को लेकर दीपक जोशी अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के सामने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज से मुलाकात की। आपको बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी हाटपिपलिया सीट से चुनाव हार गए थे और यहां से चुने गए कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनोज चौधरी को बीजेपी से टिकट मिलना तय है और जब से मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं तभी से दीपक जोशी पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात उन्होंने की थी। तो दीपक जोशी आज पहुंचे सीएम हाउस के बाहर। नाराजगी भी है उनकी जब से मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हाटपिपलिया से मनोज चौधरी 2018 में जीत उन्होंने दर्ज की थी, तब से नाराज भी हैं आप। और कैलाश जोशी के पुत्र, दिवंगत कैलाश जोशी के पुत्र हैं दीपक जोशी। और आपको बता दें कि अब अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं सैकड़ों समर्थक उनके सीएम हाउस के बाहर। तो दीपक जोशी नाराज हैं। आज मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की है, शक्ति प्रदर्शन भी हमने आपको दिखाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 ने आपको दिखाई थी। और क्या कुछ चल रहा है उसके लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, दीपक जोशी की नाराजगी के बारे में भी सब जानते हैं। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की, अभी मुलाकात चल रही है और अगर खत्म हो गई तो पता चल पाया कि क्या कुछ नतीजा निकला है इस मुलाकात का? बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, ये खत्म हो गई है उनकी मुलाकात और हमारे साथ उनके तमाम जो समर्थक हैं जो यहाँ सीएम हाउस आए थे। पीछे, ठीक पीछे देख सकते हैं कि सीएम हाउस का गेट है और उसी गेट से बाहर निकलकर ये तमाम उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हैं। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो गई है और क्या इनका कहना है, क्यों ये सारे लोग यहाँ पर आए थे, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग आज सीएम हाउस क्यों आए थे? हम सीएम हाउस आज इसलिए आए थे कि हमारे जो नेता हैं माननीय दीपक जी जोशी को लेकर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चर्चाएं थी कि वो अपनी पार्टी भाजपा जो मेन विचारधारा है उसको छोड़कर कहीं अन्य पार्टी में जा रहे हैं, तो ये आज माननीय शिवराज जी के माध्यम से पूरी नदारद हुई। माननीय दीपक जी जोशी ने भी हमें बताया कि मैं पूर्णतः पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का साथ तन मन धन से काम करूँगा। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि उनका सम्मान होना चाहिए, किस तरीके के सम्मान की बात है? वो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। वो जोशी जी के पुत्र हैं और जोशी जी बागली विधानसभा में 8 बार चुनाव जीते हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं। जोशी जी ने हमें चलना सिखाया। हम चाहते हैं कि हमारे नेता का मान सम्मान बरकरार रहे। आज शिवराज सिंह जी ने बोला कि आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा और आप 28 सीटों को चुनाव जीतवा। उन्हें नहीं, सम्मान की जब बात करते हैं तो किस तरीके के सम्मान की बात आप लोग कर, क्या सम्मान होना चाहिए? सम्मान ये चाहिए कि हमारे जो नेता है उनको देवास जिले में महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलनी चाहिए चुनाव के लिए, जो हमेशा मिलती आ रही है। उसमें उस सम्मान में कमी थी। आज हम कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया कि हमारे माननीय नेता दीपक जी जोशी है, उनका कद, राजनीतिक कद देवास जिले में बराबर बना रहे और हम पूर्ण रूप से पार्टी के साथ है। अच्छा, तो क्या मुख्यमंत्री जी की ओर से क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? मुख्यमंत्री जी की ओर से ये आश्वासन दिया गया था कि बागली और हटपिपलिया मानदाता के बीच में जो है बागली विधानसभा पड़ती है, तो दोनों साइड हम लोग जो है उन दोनों विधानसभा को जिताने में पूरी ताकत के साथ में कार्यकर्ता मिलकर और जिताएंगे। ये तो ठीक बात है, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि उनका सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान को लेकर क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? किस तरीके के सम्मान पर आप लोग तैयार हैं? क्या होना चाहिए कि आप लोग? उन्होंने बोला है कि जैसे पहले से सम्मान मिलता रहा वैसे ही सम्मान मिलेगा। आप कार्यकर्ताओं पर चिंतित रहेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वैसे ही रहेगा, आपका नेता का शरद, ये सम्मान आप भी हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर किस तरीके किस सम्मान की बात हो रही है?
बात टिकट मिलने को लेकर भी थी, तो क्या जो सीएम ने आश्वासन दिया है, क्या उससे ये समझा जाए कि टिकट मिल सकता है, ये आश्वासन है, या फिर जो उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि बस उन्होंने कहा कि जैसा पहले सम्मान मिलता था वही सम्मान हमेशा मिलता रहेगा? को हम लोग अपना पूरा सहयोग देके और कमल के फूल के निशान के साथ उसका अपना हाथ मजबूत करेंगे और उसकी जो कार्यशैली है वो हमारे अनुरूप रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य, जो आपका जो प्रश्न था कि दीपक जोशी जी को सम्मान की क्या मतलब कार्यकर्ता उम्मीदें लेके आए, दीपक जोशी पूर्व शासन में हमारे मतलब जो है मंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वो एक चुनाव हार गए थे, लेकिन पुनः उनको उस चुनाव को नजरअंदाज करते हुए उनको एक ऐसा दायित्व दिया जाए जो बागली और हाटपिपलिया 2 विधानसभाओं का नेतृत्व करते हैं। उन नेतृत्वकर्ता के और जो कार्यकर्ताओं जो उनको उम्मीद हैं वो उनमें कुछ शिथिलता आई थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा दायित्व नहीं था कि कार्यकर्ताओं के उम्मीद पे वो खरा उतर पाते या उनकी कार्य। चलिए, अब देखना होगा जो आश्वासन शरद मुख्यमंत्री ने दिया है, सम्मान की बात यहां पर हो रही है, किस तरीके का सम्मान या टिकट, ये भी बात अहम है। और अब मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा सम्मान मिलते आया था वैसा ही मिलता रहेगा। खैर, अब वक्त बताएगा कि आगे क्या कुछ होना है और दीपक जोशी कितने संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री से बात कर। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। 25 सीट के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जल्द ही सूची जारी होगी। हालांकि तय है नाम, पहले से यही कहा जा रहा था कि नाम तय है, लेकिन उसके बावजूद अभी इंतजार, आधिकारिक तौर पर जो सूची है उसके जारी होने का इंतजार है। और आज गृह मंत्री ने भी कहा 25 नामों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, 25 उम्मीदवारों के नाम 25 सीटों पर, और जल्द ही सूची जारी होगी। इससे पहले कांग्रेस अब तक 24 नामों का ऐलान कर चुकी है, 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से नाम तय है ये कहा जा रहा है, और अब 25 नामों पर यह भी कहा जा रहा है कि तय हो चुके हैं। आधिकारिक सूची आना अभी बाकी है, और आज जब गृह मंत्री ने कहा कि जल्द सूची जारी होगी, तो उसके बाद यही अब समझा जा रहा है कि बहुत ही जल्द नाम सामने आएंगे। सूची बीजेपी की तरफ से भी आधिकारिक जारी हो जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द होगी और बीजेपी सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतेगी। इसके साथ इन्होंने विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिया। उनकी माने तो भाजपा सरकार ने राज्य की सूरत बदली है और उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 28 सीटों पे अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, 3 नवंबर को चुनाव है, इतनी देरी क्यों? इतनी जल्दी भी क्यों? क्या जल्दी है? अभी समय है पर्याप्त। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। और हमारी कैंडिडेट तो घोषित से ही है पहले से। हमारी घोषणा में क्या दिक्कत है? जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री प्रचार कराए वहाँ क्या बचा? जब व्यक्तियों के लिए वोट मांग लिया तो क्या बचा? इसलिए हमारे तो घोषित जैसे ही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। भाजपा, बासपा, दमकेपा, जाने कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं। तो कैंडिडेटों का ढूंढना जारी है उनका, पूरे अभी तक नहीं हुए उनके। नरोत्तम जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार चुनाव भाजपा के खिलाफ होगा और भाजपा की जो सौदे की सरकार है, सौदेबाजी वाली सरकार के खिलाफ होगा। इस बार कांग्रेस की अकर्मण्यता के खिलाफ चुनाव होगा। कमलनाथ जी के फेलुअर के कारण से होगा। दिग्विजय सिंह के धोखा दिया जो राहुल गांधी जी ने छला जो किसान को, उसके खिलाफ चुनाव है। 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये उसके खिलाफ चुनाव है। नौजवान को 4000 रुपये महीने घर बैठे भत्ता देंगे, 15 महीने में 60,000 रुपये महीना नौजवान को नहीं दिया, ये उसके खिलाफ चुनाव है। बेटियों को स्कूटी देंगे और नहीं दी,
संविदा शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे, ये उसके खिलाफ है। ये जो अतिथि विद्वान वगैरह जिनको धोखा दिया, लिखित में झूठ बोला कांग्रेस ने, ये उसके खिलाफ चुनाव है। साफ तौर पे कहना है कि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि चुनाव भाजपा ही जीतेगी। फिलहाल फैसला तो 10 नवंबर को पता चलेगा जब इन उपचुनाव के परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। प्रदेश कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पार्टी ने 28 मिनी वचन पत्र तैयार कर स्थानीय मुद्दों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की है। 28 सीटों के लिए अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, किसान, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य, खेलकूद, पेयजल, सड़क पुल, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, प्रशासनिक से लेकर नए वचन का सारांश भी पेश किया जा रहा है। इसमें 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का बखान किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस उपचुनाव के लिए वचन गान भी तैयार किया है, जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बजाए जाएंगे। वहीं मिनी वचन पत्र को लेकर पीसी शर्मा ने भी कहा कि 28 सीटों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी क्या शामिल करेगी, किसानों का मुद्दा हो या फिर बिजली, सभी मुद्दों को इस वचन पत्र में शामिल किया गया है। 28 जगह जहाँ चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें अलग अलग वचन पत्र तैयार किए हैं। वहाँ की जो मूल समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं, लेकिन साथ ही पूरा मध्य प्रदेश में क्या करेंगे इसके बाद, इसका भी एक वचन पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, वो जारी करेगी। उसमें बहुत से बिंदु आ रहे हैं। उसमें किसानों की ऋण माफ़ी पूरे प्रदेश में जो रुक गई है वो होगी। बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट, इससे भी सस्ती बिजली देगी कांग्रेस पार्टी, जो आज हजारों को बिला रहे हैं, 15,000 20,000, और अभी इन्हें स्थगित किया है मुख्यमंत्री जी, माफ नहीं किए हैं। कांग्रेस वचन पत्र नहीं, दरअसल ठगविद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें या धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है। इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। तो 2018 में वचन पत्र और इस बार मिनी वचन पत्र, अब जिसके सहारे अब वोटों को साधने की कोशिश भी अब की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के वचन पत्र के प्रमुख वादे कौन कौन से हैं। पहला वादा बताते हैं आपको, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान, जारी रहेगी वेतन वृद्धि, नियमित होंगे अतिथि शिक्षक और गोधन सेवा शुरू होगी। कोरोना की भी बात कर लेते हैं। कोरोना होगी राजकीय आपदा, स्थानीय मुद्दों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो ये वचन पत्र है, ये प्रमुख बिंदु हैं वचन पत्र के जो कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भांडेर से संभावित बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत की है, जिसमें सरकारी आवास का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता रक्षा सिरोनिया अपने सरकारी आवास से पार्टी का काम कर रही हैं, इसलिए सरकारी आवास खाली कराया जाए। तो अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकारी आवास के दुरुपयोग का, और ये आरोप उन्होंने बीजेपी नेता रक्षा सिरोनिया पर लगाया है। उनका कांग्रेस ने कहा कि अपने सरकारी आवास से पार्टी का काम कर रहे हैं, इसलिए सरकारी आवास खाली कराया जाए।
कांग्रेस ने ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव आनंद मिश्रा की शिकायत चुनाव आयोग से की और उन्हें पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि आनंद मिश्रा ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि आनंद मिश्रा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के भाई हैं और अब इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, उन्हें पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आनंद मिश्रा ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आनंद मिश्रा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के भाई हैं। उपचुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं की सक्रियता नजर आने लगी है। सीहोर में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी किसान के मुद्दे पर सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस चौकी जहां पहुंचे, जहां उनकी थाना प्रभारी के साथ तीखी बहस हुई। विधायक ने टीआई को खूब खरी खोटी सुनाई और पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। तो विधायक और पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई है। आपको बता दें कि किसानों का मुद्दा था। कांग्रेस के विधायक सीहोर से कुणाल चौधरी जो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे पुलिस चौकी और थाना प्रभारी के साथ उनकी तीखी बहस हुई। टीआई को खूब खरी खोटी विधायक ने सुनाई और पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। मजबूर हूँ, ऊपर से ऐसा है कि क्या मजबूर है, क्या मजबूर है, ये क्या मतलब क्या किसान को अधिकार नहीं है? बिल्कुल मुआवजा मिल नहीं रहा है, आत्महत्या रो मीडिया से बोला जाए ये मजबूर चल रही है प्रशासन पुलिस। लोकतांत्रिक देश के अंदर तानाशाही चलाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश में किसान प्रताड़ित है, परेशान है। अपने हक और अधिकार के लिए अगर वो धरने की बात भी करता तो उसे प्रतिबंधक कार्रवाई करके उसे जेल भेजने की तैयारी करी जाती है। स्पष्ट है ये तानाशाही की सरकार चल रही है। के आसपास गांव के 20-50 किसान पहुंचे तो कलेक्ट्रेट में किसी को घुसने नहीं दिया, चपरासी ने आवेदन ले लिया। प्रेस विज्ञप्ति देके किसान वापस आ गए। आज सुबह चौकी प्रभारी का मैसेज आता है कि कौन कौन लोग गए थे, उनका नाम। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर भोपाल से, जहां महिला को थाने से भगाया। पिपलानी थाने से महिला को भगाया, महिला को धक्का मारकर भगाया गया। महिला ने टीआई पर लगाया है आरोप, चैन सिंह रघुवंशी पर आरोप लगा है। कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने महिला से कहा, काहे की एफआईआर, फालतू बात मत करना, किसी डीएसपी के फोन से आई है तो मदद कर रहा हूं, गलत बात नहीं करूंगा। आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आप 5 साल से नहीं रह रही, बाहर निकल महिला थानेदार के पास जाइए। आप ही जोर से बोल रहे हैं, मैं धीरे बोल रही थी। हाँ तो आप धीरे बोलिए, मैं धीरे बोलूंगी। डीएसपी के फोन से आए हो तो आप इसका मतलब ये नहीं डीएसपी के फोन से आए तो आप वही प्रोटोकॉल से ही चल रहे हैं, है ना? प्रोटोकॉल से चल रहे हैं तो गलत किस चीज की चोरी हुई, कोर्ट में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। दस्तावेज लेने का अधिकार है मुझे। और उन्होंने खुद भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया कि ससुराल वालों ने मेरी अलमारी का ताला तोड़ लिया और अलमारी को पूरा तहस नहस करके रख दिया। वो पूरा रिकॉर्डिंग है, जितना डॉक्यूमेंट मेरे को मिला है, लेकिन मेरी अलमारी को उन्होंने तोड़ के उसमें से सामान जो था वो सब निकाल लिया। कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सर क्यों, मुझे एफआईआर तो करनी, बोले मैंने कर दिया। तो मैंने कहा सर ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने उनका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। बोले आप बंद करो यहाँ से। जो टीआई साहब है उनको बताया कि सर मैं दस्तावेज लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे को जो है शिकायत करनी है क्योंकि मेरे अलमारी का ताला तोड़ दिया गया है, उसमें चोरी हुई है, ससुराल वालों ने उसमें से सारा कीमती सामान निकाल लिया है। तो टीआई साहब मुझसे बदतमीजी करने लगे, जैसे कि मैंने उनका पूरा वीडियो बनाया है और बोलने लगी अब मैं तुम्हारी कोई एफआईआर नहीं करूंगा, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं करेंगे आप, एफआईआर तो करनी पड़ेगी मेरी। तो बोले आप 5 साल से नहीं रही। मैंने कहा किसने बोला 5 साल से नहीं रह रही? और चाहे मैं रहूं नहीं रहूं, किसी का सामान अगर है तो उसको तोड़ने का या उसको चोरी करने का अधिकार तो शासन ने या कानून नहीं देता आपको। तो आपने कैसे ये बात बोल रहे हो? और आप खुद जो है एक जिम्मेदार पद पर होकर अगर इस तरह का इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, मैं खुद एक महिला पढ़ी लिखी हूँ, अगर आप एक पढ़ी लिखी नागरिक महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो तो फिर आप 2012 में मेरी शादी हुई थी और तलाक का भी लगा हुआ है क्योंकि कोरोना के कारण अभी कोर्ट चालू नहीं है और कागजों की मेरे को जरूरत थी। खरगोन के चैनपुर थाना इलाके में अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस को घेरने की कोशिश की है, वहीं मामले में पुलिस के हाथ खाली होने पर भी लोगों में गुस्सा है। विशेषकर खरगोन पुलिस की सबसे बड़ी विफलता है कि जो अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाए। मैं ऐसे संबंधित थाना प्रभारी
और यहाँ इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित रखना चाहिए और पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है। रायसेन निवासी की बेंगलुरु में हत्या पर सस्पेंस बरकरार है। रायसेन निवासी इंजीनियर दिनेश मीना का शव बाथरूम के शावर से लटका मिला। परिजनों ने पत्नी और दोस्तों और कंपनी मालिक पर शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, रायसेन के बरेली निवासी मृतक दिनेश मीना बेंगलुरु में जॉब करता था और अपनी पत्नी शिवानी गोयल के साथ रहता था। 23 सितंबर को फ्लैट के बाथरूम के शावर से शव लटका मिला और परिजनों का आरोप है कि दिनेश की पत्नी यानी शिवानी गोयल कंपनी के मालिक राजीव गुप्ता और शिवानी की सहेली साक्षी डरा धमकाकर ड्रग्स देते थे। परिजनों की माने तो मामले में बेंगलुरु पुलिस मदद नहीं कर रही है। मामला है उसका मर्डर का। उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। कहाँ पे? बेंगलोर में। बेंगलोर। इस शिकायत पत्र में दिनेश की पत्नी शिवानी, उसके साथी साक्षी, एक अन्य व्यक्ति राजीव गुप्ता के ऊपर दोषारोपण किया गया है कि इन लोगों द्वारा उसको ड्रग्स देकर शराब पिलाकर हत्या की गई है अथवा उसके द्वारा आत्महत्या की गई है, तो उसके लिए भी यही लोग दोषी हैं। इन बिंदुओं पर जांच संबंधी कार्रवाई चाहिए गई है। रीवा में पानी के कुंड में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये सभी पिकनिक मनाने के आए थे और यह हादसा नहाने के दौरान हुआ। इधर सीधी में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ डैम में छलांग लगा दी, इसमें तीनों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और जानवरों से भी प्यार करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद पड़े टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क अब खुल गए हैं और आप वहां जाकर पशु पक्षियों और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पन्ना की, जो पन्ना टाइगर रिजर्व की, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन यहां पर्यटकों का तांता लग गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पर्यटकों को टाइगर रिजर्व में एंट्री मिल रही है। दूसरी तस्वीर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की, जिसका गेट पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहां सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा कर दी गई है। तीसरी होशंगाबाद के सतपुरा टाइगर रिजर्व की, सरकार के आदेशानुसार इसे भी खोल दिया गया। और आखिर में प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना काल में के बाद एहतियातन इसे बंद कर दिया गया था और अनलॉक 5 के साथ कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन कराते हुए पर्यटक खुशी और रोमांच के साथ बालाघाट के मुख्य गेट से राष्ट्रीय पार्क में गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।